हेलो एवरीवन, नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग बिलरुथ सेकंड सर्जरी। बिलरुथ सेकंड सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए हमारा प्राइमरी इंडिकेशन क्या होता है? ऑप्शन ए क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर डिजीज विद कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन डी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि GERD। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि बिलरुथ सेकंड सर्जरी होती क्या है। इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करके रिमेनिंग पार्ट जो है उसे एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है जेजुनम के साथ में। ऑप्शन ए है हमारा क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, यहाँ पर गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी यानी कि बिलरुथ सेकंड सर्जरी का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन बी की बात करते हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, तो यहाँ पर हमें टोटल गैस्ट्रेक्टोमी करने की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि बिलरुथ सेकंड सर्जरी की। वहीं बात करते हैं GERD की, तो GERD के केस में भी बिलरुथ सेकंड सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती है। जो बिलरुथ सेकंड सर्जरी है वो परफॉर्म की जाती है पेप्टिक अल्सर डिजीज विद कॉम्प्लिकेशंस वाली कंडीशन के अंदर। सो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। बिलरुथ सेकंड सर्जरी जो है हमारी, जैसा कि हमने आंसर में देखा है, पेप्टिक अल्सर डिजीज विद कॉम्प्लिकेशन जैसे कि परफोरेशन, ब्लीडिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। इस सर्जरी के अंदर क्या होता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी और गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर द पैरामीटर्स ऑफ मर्फी ट्रायड्स ऑफ एपेंडिसाइटिस एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक को छोड़कर सारे ही पैरामीटर्स हैं मर्फी ट्रायड ऑफ एपेंडिसाइटिस के। ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी वॉमिटिंग। राइट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन। मर्फीज ट्रायड ऑफ एपेंडिसाइटिस की बात करते हैं तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। एपेंडिसाइटिस जिसके अंदर क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एपेंडिसाइटिस के मर्फीज ट्रायड की, तो उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा एब्डोमिनल पेन, जो कि राइट अपर क्वाड्रेंट में पेशेंट को फील होता है। उसके बाद आता है फीवर और उसके बाद आता है वॉमिटिंग। यह तीनों ही जो है उसे कंसीडर करते हैं मर्फीज ट्रायड के रूप में। एक होता है हमारा मर्फीज साइन, तो मर्फीज साइन और मर्फीज ट्रायड में कंफ्यूज नहीं होना है। मर्फीज साइन जो है वो एक क्लिनिकल साइन है जिसका हम यूज में लेते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन मेडिसिन जो है हमारी, उसका प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन ए इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, ऑप्शन बी इंक्रीजेस प्लेटलेट एग्रीगेशन, ऑप्शन सी ब्लॉक्स हिस्टामिन रिसेप्टर्स, ऑप्शन डी इंक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। एस्पिरिन का जो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है यह साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन की बात करते हैं तो यह इंक्रीज नहीं होता है, जबकि यह प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। हिस्टामिन रिसेप्टर पर इसका एक्शन नहीं देखने को मिलता है, यह जो होता है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम को अफेक्ट करता है। बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की, तो यह भी इंक्रीज नहीं होगा, यह जो होता है रिड्यूस होता है एस्पिरिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बिलरुथ सेकंड सर्जरी। बिलरुथ सेकंड सर्जरी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए डंपिंग सिंड्रोम, ऑप्शन बी गैस्ट्रोपैरेसिस, ऑप्शन सी कोलेसिस्टाइटिस, ऑप्शन डी एस्पिरेशन न्यूमोनिया। बिलरुथ सेकंड सर्जरी क्या होती है यह हम प्रीवियसली देख चुके हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो गैस्ट्रोपैरेसिस जो कि एक GI मोटिलिटी डिसऑर्डर है, यह लिंक नहीं होता है बिलरुथ सेकंड सर्जरी के साथ में। उसके बाद आता है कोलेसिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, यह भी डायरेक्टली लिंक नहीं है बिलरुथ सेकंड सर्जरी के साथ में। उसके बाद है एस्पिरेशन न्यूमोनिया, जो कि यहाँ पर कोई डायरेक्टली लिंक नहीं शो कर रहा है बिलरुथ सेकंड सर्जरी के साथ में। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए डंपिंग सिंड्रोम। अब देख लेते हैं कि डंपिंग सिंड्रोम क्या है। डंपिंग सिंड्रोम एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमें बिलरुथ सेकंड सर्जरी के साथ में देखने को मिलता है। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है वो क्विकली मूव हो जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट इन द 4th स्टेज ऑफ लेबर and notes that the fundus is firm but that bleeding is excessive, the initial nursing action would be which of the following? एक नर्स है जो कि क्लाइंट को असेस कर रही है, वह क्लाइंट 4th स्टेज ऑफ लेबर के अंदर है। वहां पर वो नोट करती है कि जो फंडस है वो फर्म है, इसी के साथ ही ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव है।
तो यहाँ पर एज ए नर्स इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए मसाज द फंडस, ऑप्शन बी प्लेस द मदर इन द ट्रेंडलन वर्क पोजिशन, ऑप्शन सी नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन डी रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीएच जो होता है उसका फर्स्ट कॉज रहता है कि एटॉनिक यूट्रस की वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो फंडस दे रखा है वो फर्म दे रखा है, मतलब यहाँ पर एटोनिसिटी की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो दूसरा कारण रहता है कि ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो हम दिए गए ऑप्शंस में से देखेंगे तो मसाज द फंडस वाला तो करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि फंडस ऑलरेडी फॉर्म है, और ट्रॉमा वाला ब्लीडिंग हो रहा है तो यानी मतलब हम पोजीशन के ऊपर भी फोकस नहीं करेंगे, और रिकॉर्ड द फाइंडिंग तो यहाँ पर हमारा अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं रहेगा। सो सबसे फर्स्ट इस कंडीशन के अंदर हम नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। नहीं हमारा द एक्शन लाइन ऑन द पार्टोग्राफ इज टिपिकली ड्रॉन हाउ मेनी आवर्स टू द राइट ऑफ द अलर्ट लाइन। पार्टोग्राफ जो होता है उसमें कितने आवर्स के बाद जो है वो राइट टू द अलर्ट लाइन हम एक्शन लाइन को ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 4 आवर्स, ऑप्शन सी 6 आवर्स, ऑप्शन डी 12 आवर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 4 आवर्स। चलिए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आप सबने पार्टोग्राफ देखा होगा तो वहां पर 2 लाइंस देखी होंगी आपने, एक होती है हमारी अलर्ट लाइन, दूसरी होती है एक्शन लाइन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह दोनों ही लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। यह देख रहे हैं अलर्ट लाइन है और यह वाली हमारी एक्शन लाइन है। एक्शन लाइन जो होती है उसे हम ड्रॉ करते हैं 4 आवर्स टू द राइट टू द अलर्ट लाइन। यहाँ पर हमें सर्वाइकल डायलेशन जो कि हमें सेंटीमीटर में दिखाया गया और यहाँ पर जो है हमारा टाइम है, तो यहाँ पर जो गैप है बीच में वो 4 आवर्स का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मच वेट शुड ए पर्सन ऑफ ए नॉर्मल वेट हु इज बीइंग एक्सपेक्टेड ट्विंस गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक पर्सन है जिसका कि वेट नॉर्मल है, वो ट्विन प्रेगनेंसी अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन नॉर्मली कितना होता है? ऑप्शन ए 20 to 25 पॉइंट्स, ऑप्शन बी 25 to 30 पॉइंट्स, ऑप्शन सी 30 to 35 पॉइंट्स, ऑप्शन डी 37 to 54 पॉइंट्स। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर जो वेट गेन होता है वो नॉर्मली कितना होता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 37 से लेकर 54 पॉइंट्स। चलिए अब हम देख लेते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी में जो होता है अकॉर्डिंग टू बीएमआई जो है वो कितना वेट गेन होता है। अगर प्री प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर बीएमआई नॉर्मल है तो वेट गेन होगा 37 से लेकर 54 पॉइंट्स। अगर ओवरवेट है तो वेट गेन होगा 31 से लेकर 50 पॉइंट्स। अगर ओबेस वाली कंडीशन है तो वेट गेन होगा 25 से लेकर 42 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एस्पिरिन यूज। निम्न में से कौन सा एस्पिरिन के यूज के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है? ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर डिजीज, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी हाइपरलिपिडेमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर डिजीज। एस्पिरिन कैन इरिटेट द जीआई ट्रैक्ट एंड एक्सरेबरेट पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। एस्पिरिन जो होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करती है जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो और ज्यादा हो सकती है और रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए अगर पेप्टिक अल्सर है तो वहां पर हमारा एस्पिरिन का यूज कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हाइपरलिपिडेमिया, यह जो है एस्पिरिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड सर्जरीज आर डिफरेंट प्राइमरली इन। बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड जो सर्जरी है उसके बीच का प्राइमरली डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए द अमाउंट ऑफ स्टमक रिसेक्टेड, ऑप्शन बी द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस, ऑप्शन सी द टाइप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन ट्रीटेड, ऑप्शन डी द यूज ऑफ ए फीडिंग ट्यूब। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड सर्जरीज जो होती है उसके अंदर डिफरेंस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस रहता है। चलिए भी हम देख लेते हैं। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड इज द साइट ऑफ एनास्टोमोसिस, जो कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में इसे देखा है। बिलरोथ फर्स्ट जो हमारी सर्जरी होती है उसके अंदर क्या होता है, एनास्टोमोसिस जो होता है वो बिटवीन द स्टमक और डियोडेनम के बीच में होता है, इसीलिए इसे गैस्ट्रोडियोडेनोस्टोमी भी कहते हैं। लेकिन जो बिलरोथ सेकंड सर्जरी होती है उसके अंदर जो एनास्टोमोसिस होता है वो होता है स्टमक और जेजुनम के बीच में। तो यहाँ पर डियोडेनम और जेजुनम जो है यह डिफरेंट एनास्टोमोसिस होते हैं, तो इस तरह से बिलरोथ फर्स्ट और सेकंड अलग अलग होता है।